जितने भी सम्मानित साथी हैं, पत्रकार बंधुओं और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जो आदरणीय यहाँ पर पधारे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, बात पार्टी के लेके हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन नेशनलिस्ट अलायंस पार्टी का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रवाद का है। हम यूथ को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो मिशन है वो 2022 का है। मैं मानता हूं कि अभी उस तरीके से संबोधन आपको नहीं मिला, तो मैं उन सब चीजों पर 2 मिनट में आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ। साथियों, पार्टी इंडियन नेशनलिस्ट अलायंस पार्टी को मान्यता चुनाव आयोग से मिल चुकी है, जो कि अक्टूबर 2019 को मिली है। और आज प्रथम स्थापना दिवस के मौके पर हम और हमारी पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य पर नेताजी सम्मान समारोह शुरू किया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सम्मान को लेकर हम जल्द ही राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि वो इस सम्मान को सरकारी सम्मान के तौर पर लागू कराएं, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें नेताजी के बारे में और इस सम्मान के बारे में भी पता चले। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पार्टी पूरी तरीके से हमारी पार्टी का जो संगठन है वो पूरी तरीके से तैयार है और मिशन 2022 के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बात नेताजी पर हुई। नेताजी के इतिहास के बारे में आप सभी जानते हैं, कुछ देखा है, कुछ अनदेखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, सब अलग अलग तरह का है। तो इतिहास तो आप लोग जानते हैं, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं खुद एक यूथ, मैंने अपना पूरा जीवन, अभी तक का जो भी जीवन रहा वो पत्रकारिता में रहा है मेरा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़कर पत्रकारिता में आया। उसके बाद जब मैं पत्रकारिता में आया तभी मुझे नेताजी के बारे में पढ़ने को मिला। और पढ़ने के बाद मुझे उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होनी शुरू हो गई। मैं डीपली उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके विचारों को लेके हम लोगों ने बातें करना शुरू की अपने ग्रुप में जहाँ पे भी होती थी। तो हमें ये पता चला कि नेताजी के साथ सिर्फ सिंगल एक ही पार्टी नहीं, सभी पार्टियों ने अपने तरीके से जिसको जैसा मिला मौका उन्होंने उसी तरीके से इस्तेमाल किया है। फाइल खुलने की बात हो या उनके नाम पे पेंशन योजना की बात हो, कुछ भी बात हो, वो सभी तरीके से जो है राजनीति हुई है। लेकिन नेताजी का जो आइडियल था, नेताजी के जो विचार थे, उसको लेकर कोई बात नहीं करता। अभी आप देखिए, मुझे एक घटना याद है। जब मैं नेशनल टीवी के एडिटर इन चीफ पद पर था तो मुझे फोन आया था। फोन करने वाला एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और काफी योग्यवान था वो और यूथ ही था। उसने मुझे फोन किया और उसने बताया कि सर मैंने एक रोबोट बनाया। तो मुझे लगा कि भाई रोबोट बनाए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तक हमने सोफिया का नाम सुना था जो गूगल के द्वारा प्रोजेक्ट की गई थी। मैं यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आगे। तो उसको जितनी कॉस्ट गूगल ने लगाई है, गूगल के द्वारा जो प्रायोजित की गई थी कॉस्ट, उसके भी बहुत कम कॉस्ट में, यानी 50,000 रुपए में मात्र रोबोट तैयार कर दिया। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि वो अपने रोबोट को, क्योंकि रोबोट एक ऐसा मशीन है, उसको नागरिकता की जरूरत पड़ती है देश में। शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, रोबोट को रहने के लिए भी किसी भी देश में रहने के लिए नागरिकता की जरूरत पड़ती है, मशीन को हुई। तो भारत सरकार या किसी भी प्रदेश सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की। रहने वाला वो रांची झारखंड से था, तो यहाँ लखनऊ में वो रहता था। तो हमारी मुलाकात भी हुई उस विषय पर। तो उसने अपनी कुछ वीडियोस मुझे भेजी, मैंने उसके रोबोट को पूरे अच्छी तरीके से देखा। उसका नाम रश्मि था, आप लोग उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो उसने एक बात कही मुझे, उसने कहा कि भैया रोबोट को भारत में मान्यता नहीं मिल रही है नागरिकता की, लेकिन जर्मनी दे रहा है। मैं
पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करता भी हूं और मैं हूं भी। मैंने सबसे पहले उसको यही बोला कि आप जो है प्रयास करिए, हिम्मत मत हारिए, देश आपका है, आप देश से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? और देश की टेक्नोलॉजी अगर बाहर चली जाएगी तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, क्योंकि वो चंद डॉलर में हमें खरीद लेंगे। आज दुनिया भर के जितने भी सीईओ हैं वो सारे भारतीय हैं, क्योंकि यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है। यहाँ टैलेंट कहाँ चक्कर काट रहा है? टैलेंट चक्कर काट रहा है कोचिंगों में, टैलेंट घूम रहा है पीसीएस उनकी तैयारियों में। आप बताइए कि सरकारी नौकरी करने के लिए मैथ जीके रीजनिंग की वो तैयारी करते हैं 5-5 साल, तब तक उनकी उम्र निकल जाती है। उसके बाद लाखों रुपए का खर्चा कोचिंग में देने के बाद भी आवेदन शुल्क देना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यूथ यहाँ पर करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि योग्यता नहीं है, योग्यता को आपको निखारना पड़ेगा, यानी हमें निखारना पड़ेगा, हमें उनकी योग्यता को समझना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है हम इस कंसेप्ट के बिल्कुल विरोध में हैं कि भाई आप जो ये मैथ जीके रीजनिंग के कंसेप्ट को आप लेके आए हो, इससे शोषण हो रहा है सिर्फ। क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप इंटर्नशिप प्रोग्राम चला देंगे तो कितने नौजवानों को नौकरी मिल सकती है और कितने लोग ट्रेंड हो सकते हैं उस फील्ड से जिस फील्ड में वो नौकरी करना चाहते हैं। अभी आप रेलवे में जाएंगे, आपने देखा होगा मैथ जीके रीजनिंग में के तौर पे वो लोग सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि लाइनें लगी हुई है, टाइपिंग की स्पीड नहीं है मोहतरमा की। अगर आप उसी जगह पर उन यूथ को जगह देंगे तो शायद वो 15 से 20 हजार 25 हजार रुपए में काम करने को लिए तैयार हो जाएगा। और ये जितनी भीड़ और जितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं ये सब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो भी इस देश से प्यार करते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वो क्या कहते हैं, यार जैसा चल रहा चलने दो। ये जो धारणा बन गई है ना, इसको बदलना है। और उसको कैसे बदलेंगे? उसको बदलना पड़ेगा, हमें उनके साथ वैचारिक रूप से उनको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब तक वो मेंटली मजबूत नहीं होंगे तो फिजिकली कहां से होंगे? आज एजुकेशन का स्तर देखिए आप, एजुकेशन के स्तर में भाग दौड़ मची हुई है। हमने योग्यता पर, टैलेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया, हमने मार्क्स पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। हालांकि इस पे तो बहुत लोग चर्चा भी करते हैं, सरकार अपने अलग अलग फंडे बनाती है कि बच्चों को डांट नहीं सकते स्कूल में, जबकि हमारे टाइम में तो जो है टीचर, हाँ ठीक है। तो ये जो सिस्टम चला है ये देश के बिल्कुल भी फेवर में नहीं, ये नुकसान करेगा, ये अलगाव की स्थिति पैदा करेगा बच्चों में और माँ बाप में। ये जो आज का जो सिस्टम है एजुकेशन का, आप देखो बच्चों में अलगाव की स्थिति अभी से पैदा हो गई है। क्योंकि जब टीचर नहीं डांट सकता तो आप कैसे डांट सकते हैं? माँ बाप भी नहीं डांट सकते, और डांटे भी कैसे? बेचारों को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो अपनी नौकरी बचाए या बच्चों को संभाले, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको पढ़ाना है तो लाखों रुपए चाहिए। कहां से लाएंगे वो लाखों रुपए? एजुकेशन देश की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी भी देश की हो जाए। तो देश, किसी भी देश, देखिए आप जर्मनी में देखिए, हमें सीखने की जरूरत क्यों पड़ रही है आज उन लोगों से? क्योंकि वो हमें पढ़ के आगे निकल गए, वो हमें पढ़े, हमने उनको नहीं पढ़ा। हम सिर्फ उनके कल्चर को, कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, उनके कपड़े, उनके बोलने का ऐसे, ठीक है, उनके खान पीन को हम वो एडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी थिंकिंग को अडॉप्ट नहीं किया, उनके काम करने के तरीके को अडॉप्ट नहीं किया। हमने जापान से नहीं सीखा। जापान आज काम करने में सबसे आगे है, टाइम का पंक्चुअल है। आज भी हम देखिए प्रोग्राम 11:30 बजे होना था, लेकिन वही चीज हम कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में फंस गई है चीजें। हम टाइम के बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं, टाइम की कदर नहीं करें। तो यहाँ का जो युवा है, जो इस सिस्टम को देख रहा है, वो या तो यहाँ से जाना चाहता है, विदेश की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर वो यहाँ पर दब जाना चाहता है। मतलब जैसा चल रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है उसकी लाइफ में, रोड पे निकलता है, लड़ाइयाँ झगड़े, ट्रैफिक रूल नहीं, कुछ नहीं। तो उन लोगों के लिए बहुत परेशानी। और मैं खुद एक युवा हूँ तो मैं इन सब चीजों को समझता हूँ, क्योंकि मैं फेस करता हूँ। और पत्रकारिता के जीवन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जो है बिल्कुल नुक्कड़ की तरह, जैसे बंजारों की तरह हम घूम रहे हैं, कहीं से कोई स्टोरी मिल जाए, कहीं से कोई समझ जाए, हम कहीं कोई बात मिल जाए, आज की कोई ब्रेकिंग बन जाए, हम इसी के लिए घूमते रहते हैं। लेकिन इस बीच में हमने कई बार चीजें नोट की है,
हम देख रहे हैं पुलिस सिस्टम क्या चल रहा है, हमें पता है थानों में क्या हो रहा है, हम जानते हैं। और रेहड़ी पटरी वालों के साथ क्या हो रहा है, जो खाने के स्टॉल लगा के बेचारे अपना दिन भर की जो है गुजारा करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं, उनके साथ भी क्या हो रहा है। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारे कुछ रिफॉर्म्स को लेके, हम लोग रिफॉर्म्स को लेके बात कर रहे हैं। अभी हालांकि ये चुनाव का विषय नहीं है, ये तो चुनाव के टाइम पे होगा, क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और 2022 के मिशन को लेके हम लोग सभी विधानसभा सीटों पर, और आप आज हो क्या गया है देश को, आप एक चीज देखिए, आज देश में कॉमर्शियल का दौर है, पार्टी को भी कॉमर्शियल कर रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग चाहिए, बड़ी बड़ी रैलियां होनी चाहिए, भीड़ चाहे वो मन से हो या ना हो लेकिन आनी चाहिए, खुला निमंत्रण होना चाहिए, जिसको सुनने का मन करे आइए। एक व्यक्ति भी अगर आपको दिल से सुनने के लिए आ गया, बड़ी बात, नहीं आया तो आपके अंतरात्मा तो सुन ही रही है ना। तो इस चीज को आप देखिए कितना बुरा असर पड़ रहा है चुनाव पर भी। और पहले क्या होता था, अब अच्छा एक चीज आप लोगों ने भी देखी होगी, आप तो विंदर भैया पत्रकार हैं तो आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे, पहले युवा राजनीति से बहुत दूर रहता था, लेकिन आज की हवा में वो गंध आ रही है कि आज वो चाहता है कि यार क्यों ना आए। हम आपको बताएं 2012 की बात है, 12-13 की, जब अन्ना जी बैठे थे धरने पे, हम भी थे तब, तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय जब पहुंच गए थे तो हम इस चीज का जोश था उस समय, तो हम लोग गए, हमने एक चीज देखी, चर्चा किस पे होती थी पहले, जैसे हम परिवार में अगर बात करें, मेरे परिवार को नहीं पता अभी भी, की तरफ से भी शुभकामनाएं भेजी गई है, और उसके जो लेटर है वो हम लोगों ने अपने फेसबुक पेज से भी जारी किया था। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, आईएनएफ पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्रवाद का समर्थन करती है, और जितनी भी चीजें हमें लगता है कि इस देश के फेवर में रहेगी, उन सब चीजों में रिफॉर्म होना है तो रिफॉर्म कराएंगे, मांग करेंगे, मांग वो नहीं पूरी करेंगे तो हम उसके अलग अलग लीगल प्रोसेस में भी जाएंगे। लीगल प्रोसेस भी होता है, जरूरी नहीं कि चुनाव लड़के जीत के ही आप जो है बदलाव ला सकते हैं, उसके साथ साथ हम लीगल प्रोसेस में भी जाएंगे। और ये जो चुनाव का प्रोसेस है ये अपना चलता रहेगा, इसके लिए कोई वो बड़ी चीज नहीं है, तो चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये तो हमारे देश में आजकल सिस्टम बन गया है कि 6 महीने इधर चुनाव तो 6 महीने उधर चुनाव। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ पे पधारे, हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी आईएनएफ पार्टी या आईएनएफ पार्टी के किसी भी पदाधिकारी का कोई भी गलत रवैया नहीं मिलेगा। अगर कभी ऐसा मिला तो तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई करेंगे। ये सब सिस्टम हमारे उसमें नहीं है कि हम वो उस प्रोसेस में जाएंगे जो पार्टियां करती हैं कि भाई आप जो है थोड़े से विवादित लोगों को ले लो तो आपकी पार्टी उड़ जाएगी, आपको जो है मीडिया में बाइक मिल जाएगी तो मीडिया में वो सब चीजें हो जाएगी। इन सब चीजों के पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको बता दें, हम लोग जा रहे हैं 1 to 1। हम लोगों के साथ जा रहे हैं। गांव में 4 लोग मिले, 4 लोगों को हमने बताया सब इंडियन नेशनलिस्ट अलायंस पार्टी। आपके बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहते हैं? वो चाहता है कि बच्चे को नौकरी, बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी? पहली मारामारी है, क्या करेंगे? तो उनको वो सारी चीजें जिस तरीके से पार्टी कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है, और दूसरा हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि देखिए आज अर्थव्यवस्था डाउन है, हालांकि ये विषय नहीं है लेकिन मैं फिर भी छोटा सा बता दूं क्योंकि समय हो रहा है। अर्थव्यवस्था डाउन है, अर्थव्यवस्था आपको मालूम है क्यों डाउन है? मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी ये बता दूं क्योंकि जब गांव का स्तर नीचे जाएगा, जब गांव में जो ग्रोथ रेट है वो डाउन जाएगी, अपने आप देश नीचे जाएगा। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, हमारा देश, हमारी इकोनॉमी गांव पर डिपेंडेड है। हम किसकी तरफ भाग रहे हैं? हम शहर बना रहे हैं। हमें लगता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से शहर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इसमें हम कभी डिस्कस करेंगे, वो अलग विषय रहेगा। मैं जितने भी आज देखिए नेताजी सुभाष रत्न से सम्मानित हुए हैं, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और ये जो सम्मान है इसका जो सम्मान समारोह का आयोजन जो है VIP इंडियंस कंपनी नली मैम की तरफ से किया गया था। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।
सभी कुछ जितना भी अरेंजमेंट है यहाँ प्रदेश स्तर पर वो यहाँ से हो, क्योंकि हमारी सारी कमेटियाँ जितनी भी जिले में कमेटियाँ वो गांव-गांव कर रही है। और आगे से आप हमारे अलग चीज देखेंगे, आपको बाकी पार्टियों से सब कुछ अलग मिलेगा। आपको उन सब चीजों में आपको नहीं मिलेगा, सब बिल्कुल एकदम अलग से मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं जितने भी सम्मानित हुए, हाँ मैं आपको एक और यहाँ से अनाउंस कर दूँ, नेताजी सुभाष रत्न सम्मान के लिए हम ज्ञापन देने वाले हैं माननीय राज्यपाल जी को। और हम ये उम्मीद करेंगे कि शायद, क्योंकि प्रदेश में एक कमी ही सही लेकिन राष्ट्रवादी सरकार तो है, ठीक है, बाहर से हो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो इसको सम्मान को सरकारी सम्मान के तौर पे लागू कराएं। इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब लोग एक बार बोले जय